हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है भारतीय नगर में एथनिक के कारण का वर्णन करो। यानी कि हमारा जो अर्बन एरिया है हमारे इंडिया का, तो उसमें जो एथनिक टेंशन्स होती हैं तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न होते हैं। कल हमने बात की थी कि जो हमारा भारतीय शहर है उसमें गरीबी के पीछे कौन कौन से रीज़न है, तो हमने वो किया था। आज हम करने वाले हैं कि हमारा जो अर्बन एरिया है, जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर एथनिक जो टेंशन्स होती हैं, ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से रीज़न है, तो हम वो बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो है आर्थिकता। ठीक है, आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्योंकि हमारे जो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर आर्थिक असमानता होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन के ज़्यादा सोर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे जो है गांव के लोग हैं वो कमा नहीं पाते हैं। हाँ ठीक है, वो खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उसमें से आधा अनाज अपने घर के लिए रखते हैं तो कुछ ही वो बेच पाते हैं। तो इतना, जैसे अब शहरों में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, सरकारी जॉब लग जाती है, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, अपना भी कुछ पर्सनल काम कर लेते हैं। तो बहुत किस्म से बहुत सारे तरीक़ों से जो है आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस रीज़न की बात करें तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो हमारा आता है आर्थिक असमानता, यानी कि हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो लिखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता समान घटना है। ये तो पता है कि जब हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो असमानता होना, इनइक्वालिटी होना तो नॉर्मल है। यह इस व्यवस्था की विशेषता है। देश अनेक वर्गों में विभाजित है। हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे वर्ग में विभाजित है। जैसे कि उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, भूखा वर्ग भी इसमें ही शामिल होता है। ठीक है, भूखा वर्ग भी शामिल होता है। ठीक है, भूखी पीढ़ी में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग भूखमरी से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। आप जहाँ भी सड़क से गुजरते देखोगे तो कोई ना कोई सड़क पे बैठा लेटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि वही उसका घर है। उस पास घर भी नहीं है रहने के लिए, वही सड़क पे रहता है, वहीं खाता पीता है, खाना मिल गया तो मिल गया, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। ठीक है, और क्या है, गरीब और ज़्यादा गरीब जो है वो होता चला जा रहा है। ठीक है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो भूखमरी से पीड़ित लोग हैं वो भी और बढ़ते जा रहे हैं। उसको 2 समय का भोजन भी सरलता से उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि 2 वक्त का खाना भी उसको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यह सारे आर्थिक असमानताओं के कारण जन्मे निराशा को उत्पन्न करते हैं। यह सारे नगरीय तनाव को बढ़ाने में सहायक हैं। जो नगरीय तनाव है, जो नगर में टेंशन है, तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न है। सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पैसा नहीं है, कोई अमीर ज़्यादा है तो कुछ गरीब ज़्यादा हैं, तो ये एक रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है प्राचीन और नए मूल्यों में संघर्ष, यानी कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशियंट एंड न्यू वैल्यूज़। हमारे प्राचीन कुछ चीज़ें होती हैं और न्यू वैल्यूज़ होती हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं एक मनमुटाव आप कह सकते हैं कि वो देखने को मिलता है। औद्योगिकरण और विज्ञान की प्रगति से देश में नवीन मूल्यों की स्थापना हो रही है। ये तो पता है कि अब उद्योगकरण हो चुका है, बहुत सारे उद्योग लग चुके हैं, हमारे साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रगति वगैरह हुई है। तो अब क्या है, नए नए जो वैल्यूज़ हैं वो होने लगे हैं, उनकी स्थापना होने लगी है। ठीक है, उनका जन्म होने लगा है, प्रगतिवाद दृष्टिकोण में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ ऐसे ही संप्रदाय और वर्ग हैं जो प्राचीन मूल्य और रूढ़िवादी धार्मिक विचारों के कट्टरपंथी हैं। मतलब हमारे इस पे जो है वो उद्योगीकरण हो रहा है, विज्ञान भी बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है, तो इससे क्या है कि नए नए मूल्य जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे संप्रदाय मौजूद हैं, ऐसे वर्ग मौजूद हैं जो कि पुराने मूल्य, पुरानी रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, विचार हैं, उनको मानते हैं। इस तरह एक तरफ नए प्रतिकूल मूल्य, विचार, आदर्श हैं, तो दूसरी तरफ जो जड़ परंपरावादी मूल्य हैं, इनके टकराव को लेकर समाज में तनाव जो है वो होता ही रहता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि ठीक है, प्रशासनिक दुर्बलता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस की बात करते हैं। तो देश में कानून व्यवस्था निरंतर जर्जर होती जा रही है। आप देखोगे कि आज के टाइम पे पुलिस वगैरह भी इतनी, ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो गुंडों से डर रही है। तो आज के टाइम पे पुलिस भी कहीं ना कहीं वीक फील कर रही है, या फिर इतना कुछ लोग मोटे मोटे हो जाते हैं, उनसे भागा तक जाता नहीं और वो पुलिस में बैठे होते हैं। क्योंकि आपको पता है पुलिस वालों को पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अपने इंडिया में मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले देखे हैं, कितने मोटे मोटे हो गए होते हैं कि उनसे चला ढंग से नहीं जाता, वो किसी चोर के पीछे क्या भागेंगे। तो अब बात हम
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इतनी बहुत ही जो कानून व्यवस्था है आज के ज़माने की बहुत ही खराब होती जा रही है। राजनीतिक गतिविधियां स्वार्थ और भोग की राजनीति के साथ इतना अधिक चिपक रही हैं कि संपूर्ण प्रशासन लाचार हो गया है। आज के टाइम पे जो नेता है वो राजनीति में आते ही इसलिए कि लोगों को लूट सकें, झूठे वादे करते हैं। लोगों को भी पता है, हर 5 साल में वो लोग आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं। जो बोलते हैं करते तो है, लेकिन फिर भी लोग उनको फिर से वोट देते हैं। आई डोंट नो किस मेंटालिटी से देते हैं वो, ठीक है। तो आजकल की राजनीति में यही चीज़ आ चुकी है कि राजनेता जो हैं वो ज़्यादातर भ्रष्टाचारी ही हो चुके हैं। वर्तमान भारत में जो प्रशासक है, शासक शक्तियों को कोई नैतिकता नहीं रह गई है। स्वार्थी नेताओं की साठ गांठ प्रशासकों के साथ है। वो अपने स्वार्थ को भ्रष्ट तरीकों से पूरा करते हैं, यानी कि उनका जो भी सेल्फिशनेस है उसको वो पूर्णतः से कोई भी तरीका अपनाते हैं उसको पूरा करने के लिए। इनके लिए छोटा देश छोटा या व्यक्तिगत स्वार्थ बड़ा हो चुका है। इसलिए आम जनता में प्रशासन और प्रशासकों के प्रति आक्रोश देखने को मिलता है कि ये लोग बोलते तो है कि ऐसा काम करेंगे, लेकिन करते तो है नहीं ये लोग, क्योंकि उनके सही काम का ही इस व्यवस्था में नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश में अशांति और तनाव फैल जाता है। कहीं जनता इस राजनेता का विरोध करने के लिए हड़ताल करने लग जाती है। हड़ताल होती है तो शांति से तो होती नहीं, कहीं ना कहीं आगजनी हो जाती है, कहीं सार्वजनिक बसें जला दी जाती हैं, पता नहीं गाड़ियाँ जला दी जाती है, मारकाट होती है, खून खराबा होता है। तो पूरे देश में अशांति फैल जाती है क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम लोग स्पेशली बात करें, फोर्थ पॉइंट आता है। तो इसमें यह है कि स्वतंत्र भारत में हर रोज़ राजनीतिक दल बनते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में पूरी छूट दी गई है कि हमारे इंडिया में कितनी भी पार्टीज़ हो सकती हैं। और बहुत सारे जैसे अपना चाइना में मेरे ख्याल से एक ही पार्टी है, या फिर और अमेरिका में 2 पार्टी ही चल रही हैं। लेकिन इंडिया एक बहुदलीय देश है जिसमें बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। कोई भी अपनी पार्टी बनाकर खड़ा हो सकता है इंडिविजुअल भी। जैसे कि ये भी आम आदमी पार्टी है, वो अभी अभी बनी है, वो किसी से साठगांठ किसी से गठबंधन करके नहीं बनी है। अभी उन्होंने अपनी एक आम आदमी नाम की पार्टी बनाई है और दिल्ली में काफ़ी मशहूर है केजरीवाल। तो ये हमारे इंडिया का यही है कि आज के टाइम पे बहुत सारे राजनीतिक जो दल हैं वो बनते जा रहे हैं, बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। इनकी स्थापना व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए होती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ई से निष्कासित और निलंबित नेता अलग दल बना रहे हैं। प्रणब मुखर्जी और गुंडरा इसके उदाहरण हैं। ये स्वार्थों पर आधारित दल देश में कई प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे भारत में अर्थव्यवस्था, जो अव्यवस्था, अशांति, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हम यहाँ पर इनके नाम तो मैं ये यहाँ पर किसी पे हम कटाक्ष नहीं करते हैं, तो इन लाइनों को हम थोड़ा सा इग्नोर करना चाहेंगे। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि संस्कृति में विभिन्नताएं। हमारे गाँव में टेंशन क्यों है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर आ चुके हैं। कोई कल्चर को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई अलग तरीके से कल्चर को मानने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम तो आनी स्वाभाविक ही है। भारत विविधताओं का देश है। प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति है, ये तो पता है कि हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है। एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा संस्कृति है। मतलब एक राज्य में भी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, 10 किलोमीटर पे कल्चर चेंज हो जाता है, पहनावा चेंज हो जाता है, वो भी एक ही राज्य में, ठीक है। इनकी अपनी परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज, मान्यताएं होती हैं। संस्कृति में भिन्नता होने के कारण एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान विचार, एकता की भावना नहीं पाई जाती है। कश्मीर, आसाम, पंजाब ऐसे उदाहरण हैं। विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति अपनी संस्कृति के पक्षधर हैं, यानी कि जो अपने कल्चर को मानता है वो उसको सपोर्ट करता है। इसलिए कई धर्म और कई भाषा को लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के व्यक्तियों में तनाव रहते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। दक्षिण भाषा के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी लैंग्वेज या फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ज़्यादा वो मान्यता देते हैं। तो ये जो तनाव हमें देखने को मिलता है, ये महानगरों में एक विस्फोट देने का काम करता है, कहीं ना कहीं आग लगाने का जो है वो काम करता है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है नए कानून की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ न्यू लॉ। जब कुछ नया कानून बन जाता है तो सारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी हिलडुल जाती है। नए कानून के तहत नई चीज़ें बनानी पड़ती है, नए सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। नगरीय तनाव को बढ़ाने में नित्य नए बनाए जाने वाले अध्यादेश, कानून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी सरकार विवादास्पद विषय पर कानून बना देती है, जिससे पूरे देश में असंतोष की लहर फैल जाती है।
कई बार जो सरकार है कुछ ऐसे नियम बना देती है जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो क्या होता है, पूरे देश में अशांति फैल जाती है, असंतोष फैल जाता है। कई विद्यार्थी संघों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो कई समाचार पत्र पर सेंसर लगा देती है, और कभी नज़रबंदी कानून को मनचाहे रूप में प्रयोग करती है। इस प्रकार के विभिन्न कानून विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय में तनाव को जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, किसी ने हिंदू धर्म से रिलेटेड कानून बना दिया तो किसी ने मुस्लिम धर्म को, उनको नहीं पसंद आया, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। यह चर्चा का सदैव विषय रहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। ऑफकोर्स यार, जब धर्म निरपेक्ष राज्य है जिसमें किसी धर्म को ना बड़ा समझना है ना छोटा समझना है, ना किसी को ऊंचा धर्म समझना है ना नीचा धर्म समझना है, तो वहाँ पर जो कानून है वो सभी के लिए समान होने चाहिए। विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के लिए अगर कानून अलग अलग बनाए जाएं तो राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचेगा, वही अंत इस तनाव का कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारा आता है वो ये है कि भारतीय समाज का ढांचा, जो हमारा सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है ना, वो पूंजीवाद है। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म है। यहाँ समाजवादी नारे लगाए जाते हैं, पर वास्तविकता ये है कि धनी और निर्धन, ठीक है, अमीर और गरीब में निरंतर खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें जो है वो डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते ही चले जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, पूरे 4 दशक पूरे होने पर भी बेकारी और निर्धनता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। हमारे इंडिया को आज़ाद हुए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी कहाँ इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा कितने टाइम पहले दिया था। आज मैं 2022 में इस वीडियो को बना रही हूँ, अब आप भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तब से लेकर गरीबी तो और ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी का कुछ नहीं बिगड़ा, वो वैसी की वैसी है, और आज के टाइम पे तो और ज़्यादा ही गरीबी बढ़ चुकी है। ठीक है, शोषण भी हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है, काला बाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, चोरी बाजारी भी हो रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज के टाइम पे हो नहीं रही है। आम आदमी के जीवन स्तर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आम आदमी पहले से ही खराब सिचुएशन में था, आज भी वो खराब सिचुएशन में ही जी रहा है। उसमें असंतोष है, यानी कि उसको संतुष्टि नहीं है अपनी जिस सिचुएशन में जी रहा है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं होते हैं, तो एक होप हमारे सामने होती है कि चलो ठीक है, आज हम इस सिचुएशन में है, कल हम अच्छी सिचुएशन जो है वो उसमें होंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन आम आदमी की लाइफ में कोई चेंज नहीं। आज भी कुछ लोग सड़क पे सो रहे हैं, पहले भी सोते थे। ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सामान्य व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई चीज़ों पर हो चुकी है कि उनको खाने पीने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है कि ये सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस कारण नगर में नित महंगाई, बेगारी, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन होते रहते हैं कि राजनेता ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्होंने इतने पैसे ले लिए, ये वो। ठीक है, तो अंत में नगर में जो तनाव है वो प्रोत्साहित करते हैं। ये जो सब चीज़ें जो होती है वो नगर में एक टाइप की टेंशन ही लेके आ जाते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं है, वो चीज़ क्यों नहीं है। तो ये चीज़ हमारी जो है इसमें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और नगर की बात करें तो नगर अपना एक गांव की हम लोग बात कर सकते हैं जो है इसमें। ठीक है, शहरों की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो रीज़न है गरीबी के या फिर कुछ प्रॉब्लम के, तो ये सारे रीज़न हमारे कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हमें मेंशन जो मैंने आपके लिए किए हैं। ठीक है, तो ये सेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। ये जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट एक ये है। सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो सारी टेंशन्स हैं हमारे अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, तो इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।